हेलो एवरीवन। भोपाल शिक्षण संस्थान के रैपिड ग्रोथ क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने पिछले 2 वीडियो में लाभ हानि के बारे में पढ़ा। हमने उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न हल करते हैं। तो हम इसी क्रम में चलते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं बिना समय विलंब किए। आइए हम एक प्रश्न के बारे में जानें। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक चॉकलेट में 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि आपको 1 रुपए में 30 चॉकलेट आपने खरीदी। एक दुकानदार जिसने 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी, अब उसको 25% प्रॉफिट चाहिए इन चॉकलेट पर, है ना। जब ये 25% का प्रॉफिट इस पर प्राप्त करें तो उसके बाद में वो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचें। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको प्रश्न की भाषा समझ में आ रही होगी। इसी क्रम में हम प्रश्न को हल करें। एक रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी जा रही है, 25% का हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। हम इसका क्रय मूल्य यूं समझ लेते हैं कि 1 रुपए में 30 चॉकलेट, हम रुपए को ऊपर लिखते हैं, चॉकलेट की संख्या को उसके बट्टे में लिखते हैं। यूं कहें कि हमने 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी, 1/30, यह हमारा क्रय मूल्य है 1/30। यह 1/30 हमारा क्रय मूल्य है। मीन्स मैं यूं कहूं कि किसी वस्तु का 100% 1/30 है। 100% है ना। 100% कितना है? 100% हमारा है 1/30। हमें इस पर क्या करना है? 25% प्रॉफिट चाहिए, 25% लाभ। अब 100 का 25% 25, और इसका प्रॉफिट हमें ज्ञात करके फाइनली हमें इसका विक्रय मूल्य चाहिए। तो 25% प्रॉफिट के बाद में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125, है ना। तो 100% है 1/30, तो 125% कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमें पता होगा, यहाँ के 100 को हम बट्टे में लिख लेंगे और 125 का बट्टे में लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 130 बट्टे में 100 इंटू 125। हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे, 130 गुणा में 100 और गुणा 125, है ना। इतना तो जानते ही होंगे कम से कम कि बट्टे की राशि इनके बट्टे में मल्टीप्लाई के रूप में हो गई, और बराबर आपका ये 0 या ये 0 नहीं कटेगा, हम इसको सीधा यूं काट देते हैं कि 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 5 को इससे काट देते हैं 6 बार। तो ये 1/6 इंटू 4, दिस रिप्लाई इज इक्वल टू 1/24। इसका मतलब हुआ 1 रुपए में 24। हम प्रश्न में कह रहे हैं कि हमने 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी। यहाँ हमें व्यवस्थित दिख नहीं रहा है तो हम इधर लिख लेते हैं उसको। दोबारा देख लेना इनका कैलकुलेशन, 1/30 इंटू 1/100 इंटू 125। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 30 से 6 बार हो गया। ये 1/6 इंटू 4, इट मीन्स इट विल बी 1/24, 1/24। हमने यहाँ पर हमारा 1 क्या है? रुपए, 30 क्या है? चॉकलेट। मीन्स 1 रुपए में 30 चॉकलेट हम खरीद रहे हैं, तो हम बेचेंगे कितनी? 1 रुपए में 24 चॉकलेट। यानी जब हम इस पर 25% प्रॉफिट प्राप्त करें तो हमें 1 रुपए में 24 चॉकलेट बेचनी होगी। समझ गए? एक दुकानदार जो 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदता है, 25% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, तो उसे 1 रुपए में 24 चॉकलेट बेचनी होगी। आ गई बात समझ में? इस तरीके से इस टाइप का एक प्रश्न हुआ। इस पर एक और प्रश्न देख लेते हैं, या हम इसका इसी टाइप का लाभ हानि का अगला टाइप का एक प्रश्न देखते हैं। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखें। तो लाभ हानि के
इसी क्रम में हम अगला टाइप देखें। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न हो सकता है अपने आप में। लिखा है 2 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 2450 रुपये है। पहली वस्तु को 20% लाभ एवं दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। मैं इस प्रश्न के टाइप की अगर बात करूं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि ऐसे प्रश्न जहां पर क्रय मूल्य समान हो, तो वहां हमें हमेशा के लिए एक बात याद रखनी है, अगर क्रय मूल्य समान हो और उस पर प्रॉफिट समान है, लॉस भी समान है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उन पर होने वाला प्रॉफिट समान है, उन पर होने वाला लॉस भी समान है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पैदा होती है वहां हमेशा कहा जाता है कि आप एक बात याद रखो कि ऐसी स्थिति में ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हाँ, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसी स्थिति बनती है, तो फिर हमें एक बात याद रख लेनी है कि ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। पर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, है ना। मैं तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, जिससे हमें वास्तव में पता चलता है कि इससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है अथवा कितने प्रतिशत हानि हुई है। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब कोई आपको ना तो लाभ होगा ना कोई हानि होगी। क्यों? क्योंकि उस वस्तु पर आपके 20% तो क्या हो रहा है? लाभ, और उसी वस्तु पर आप जब उसको बेच रहे हैं तो 20% हानि हो रही है। तो दोनों स्थिति में एक तरफ लाभ हुआ तो दूसरी तरफ हानि हो गई, और कैलकुलेशन आपका वहीं फिट हो गया। लेकिन हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से पता करें कि हकीकत में क्या होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सेम सिस्टम चलता है कि हम 100 रुपये मानकर चलेंगे, है ना। तो इसी टाइप में हम देखें कि मान लेते हैं हमने 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा। हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। प्रश्न कह रहा है 2450 है, रहने दीजिए, हम अपनी बात करें तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। लेकिन प्रश्न कहता है कि जब आप उस 100 रुपये की वस्तु को खरीदते हैं तो आपको 20% का लाभ होता है। अब मैं कहूं कि मैं 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये पर 20% प्रॉफिट, मीन्स वो वस्तु हमारी बिकेगी कितने में? 120 में। लेकिन वहीं पर मैं एक ही वस्तु नहीं, इसको हम फर्स्ट वस्तु कहते हैं, इसको हम सेकंड वस्तु कहते हैं। सेकंड में भी सेम कहें, क्योंकि दोनों में क्रय मूल्य क्या है? समान ही तो है। तो पहले का हम 100 रुपये कहें, दूसरे का भी 100 रुपये कहते हैं कि 100 रुपये। यहां पर क्या हो रहा है? यहां आपको 20% का लॉस हो रहा है। अब 20% का लॉस होना, 100 का 20% मीन्स 20 रुपये नुकसान है। यानी आप इसे बेचोगे कितने में? 80 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ का क्रय मूल्य कितना? 100, यहाँ का कितना? 100। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ? इन दोनों का टोटल क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये। इन दोनों का विक्रय मूल्य देखो जरा, इसका विक्रय मूल्य 120, इसका विक्रय मूल्य 80। तो 120 और 80 कितने हो गए? 200। ऐसी स्थिति में दोनों का क्रय मूल्य भी 200 और दोनों का विक्रय मूल्य भी 200। यानी मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो यूं कह दूं कि आपने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा है और 200 रुपये में उसे बेचा है। बताओ इसमें कितना फायदा हुआ? 0 रुपये, है ना। अब 0 रुपये हुआ तो फिर आप उसी फॉर्मूले में, जब आपका लाभ 0 है, फिर बट्टे में क्रय मूल्य मीन्स 200 गुणा 100 करोगे तो आपका फाइनली लाभ और हानि प्रतिशत जो भी आएगा कितना आएगा? 0। और ऑब्वियसली 0 ना तो मतलब कोई लाभ हुआ ना हानि हुई। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कितना हो जाएगा? 0%। आ गई बात समझ में? तो सेम का सेम सिस्टम है। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पर कोई संख्या चेंज कर दें तो फिर हमारा उसमें कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाता है। तो मतलब ऐसी स्थिति में भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही चलेगा। तो आज मैं तुम्हें समय को ध्यान में रखते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करूंगा बस, है ना। हमारे पास पर्याप्त समय हुआ तो हम कल इसके बारे में और बात करेंगे। तो आज के लिए आप समस्त दर्शकों के लिए गणित में इतना ही। हम नेक्स्ट टाइटल पर, नेक्स्ट या इसी टॉपिक पर हम समय रहते कल इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।